वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाबहार पोर्ट तक भारत का सामान पहुंचेगा, भारत का जो भी सामान या सहायता पहुंचाई जाएगी अफगानिस्तान के लिए, और चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान। सो न केवल अफगानिस्तान से आगे भी कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक भी भारत की पहुंच है वो बढ़ जाएगी। अभी सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमारा डायरेक्ट पहुंच नहीं है, हमें या तो समुद्र के रास्ते घूम करके जाना पड़ता है, फिर चाइना के थ्रू उधर से, या फिर ईरान के माध्यम से हमें जाना पड़ता है। सो ईरान के माध्यम से ये बहुत ही मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी भारत की बढ़ जाएगी, और एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो ट्राइलेटरल जिसका जिक्र भी हुआ है। जहां तक ग्वादर की बात है, ग्वादर को भी काउंटर करना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, और भारत ने जितने भी प्रोजेक्ट जहां भी अभी तक लिए सक्सेसफुली, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि एक जो टाइम लिमिट है उसमें और सक्सेसफुली कोई प्रोजेक्ट को भारत ने पूरा कर दिया हो। तो सबकी ये हमेशा आशंका रहती है कि चाबहार पोर्ट को लेकर के भी पता नहीं भारतीय प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। दूसरा, अफगानिस्तान ने चाइना को भी प्रपोज किया है कि आप भी चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट में आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी कंट्रियों को उन्होंने इनवाइट किया है, और भारत की निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मुझे लगता है ग्वादर को इतना काउंटर करना तो आसान नहीं है, बट रीजनल कनेक्टिविटी में अफगानिस्तान तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा भी भारत है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज की जहां बात है, वहां पर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम वहां बनाया, सलमा डैम। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो पार्लियामेंट है काबुल में, उसका निर्माण भी भारत ने किया, और इन दोनों का जिक्र भी किया गया है अमृतसर डिक्लेरेशन में, और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी इसको हाईलाइट किया है कि भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग $2 बिलियन, योगेंद्र जी, लगभग $2 बिलियन के अराउंड जो राशि है वो भारत इन्वेस्ट कर चुका है अफगानिस्तान में। वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने में, हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने में, एजुकेशन डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, डैम को बनाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अफगानिस्तान भारत के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था ही, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और मुझे लगता है कि ये जो अभी जो डेवलपमेंट हुआ है अमृतसर डिक्लेरेशन में, और आपने भी कहा, ये उम्मीद नहीं थी हमारे प्रधानमंत्री जी को भी। 14 राष्ट्रों का ये ग्रुप है, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, जिसमें अदर जो गेस्ट मेंबर्स को बुलाया गया, तो लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे, जिसमें से अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान के भी अपने आतंकवाद की समस्या रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही है, रशिया, चाइना, ईरान, ये सारे कंट्री वहां पर मौजूद थे, और चाइना की तरफ से कोई अपोज भी नहीं किया गया कि इसका जो ड्राफ्टिंग तैयार, क्योंकि चाइना इसका इम्पोर्टेंट मेंबर है, तो इसका ड्राफ्टिंग तैयार करने में भी चाइना ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। पाकिस्तान तो ये सम्मेलन शुरू होने से पहले ही कहता रहा है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो कोऑर्डिनेटर। एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है, सरताज अजीज समय से पहले उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जो सबको आश्चर्य था। उन्होंने कोशिश भी की, अफगानिस्तान से उप विदेश मंत्री है, उनके साथ में उनका डायलॉग भी रहा, वहां और भी सदस्य देश जो थे उनके साथ में भी मुलाकात की। तो इससे लगता है कि कुछ मकसद होगा तभी वो पहले आए। पहले तो यही माना जा रहा था कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो स्थितियां बनी हुई हैं, उसे लगता है नहीं है कि वहां से कोई प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन सरताज अजीज का पहले पहुंचना और उसके बाद जो रुख सदस्य देशों का रहा, तो उससे लगता है कि गहरी चोट पाकिस्तान के लिए कही जा सकती है। जी निश्चित तौर पे, क्योंकि सरताज अजीज के यहाँ आने से पहले अब्दुल बासी जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर है, उन्होंने कह भी दिया था हम बातचीत करने के लिए तैयार है अगर भारत की तरफ से इस तरह की सहमति दिखाई जाती है तो। 1 दिसंबर को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने ये बात कही भी कि पाकिस्तान तो बातचीत करने के लिए तैयार है, कोई भी समस्या कल बातचीत के माध्यम से हो सकता है, तो हम इस बात के लिए सहमत है। भारत के पाले में गेंद है, वो इसको लेकर के क्या रेस्पॉन्स। लेकिन इंडिया ने बिल्कुल क्लियर ये कर दिया था कि इस तरह के माहौल में कोई बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तानी मीडिया भी और पाकिस्तान जो एस्टेब्लिशमेंट अब क्या कह रहे हैं कि जिस गुडविल से सरताज अजीज को भेजा गया था कि इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका बातचीत से कोई समाधान निकलना चाहिए, वो रेसिप्रोकेटिंग नहीं रहा। भारत की तरफ से उसका जवाब कोई सकारात्मक नहीं रहा। वो एक सेट, उन्होंने कहा कि रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक उन्होंने कहा, जबकि सेटबैक तो खुद इसमें पाकिस्तान है जिसने पूरे रीजन की जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसको खतरे में डाला हुआ है। तो सबसे बड़ा जिम्मेदार तो मुझे लगता है पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की हमेशा ये आदत रही है, जब भी वह प्रेशर में आता है वह बातचीत का
दुहाई देने लगता है कि एलओसी पे भी प्रेशर में पूरी विश्व बिरादरी आतंकवाद के मसले पे एक सवाल आतंकवाद की आप बात कर रहे हैं, मैं ओम जी से भी जानना चाहूंगा और आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि चाहे यूएनओ की बैठक हो या फिर किसी भी ग्रुप की बैठक हो जिसमें पाकिस्तान भी सदस्य और हम भी सदस्य और आतंकवाद पे हम बात करते हो, या फिर न्यूक्लियर पावर्स को केवल आप एनर्जी के लिए यूज करें, आप दूसरे एटॉमिक उसमें आप यूज नहीं करें, उन तमाम चीजों के दौरान कभी ऐसा ध्यान नहीं है कि आतंकवादी गुटों का आप जिक्र करें सीधा नाम लेकर के। हम यही बात कहते रहते हैं कि आप अपनी जमीन से आप उन दहशतगर्दों को आप दूर करिए, या फिर जो लोग कहीं पे भी किसी भी राष्ट्र के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जिक्र यूएनओ में भी कभी मुझे ऐसा ध्यान नहीं है कि बहुत कम शायद हो सकता है जिन लोगों पर आईएसआईएस का आप जिक्र करते रहते, लेकिन पाकिस्तान जो आतंकी गुट हैं जिनको लेकर के हम लगातार उंगली उठाते रहते हैं और सबूत भी देते रहे, उनका जिक्र पहली बार अगर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि काफी एक ये मान सकते हैं, जैसे ओम जी ने पहले ही कहा कि नरेंद्र मोदी के कूटनीतिक जीत कही जा सकती है इसमें, कि आप यहां से तमाम चीजों को अनाउंस करा रहे हैं, उनको आप अफगानिस्तान के राष्ट्रपति या वहां के उप विदेश मंत्री के माध्यम से उनका जिक्र करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेन जी आप। वैसे तो करमवीर जी को बताना, लेकिन मुझे यूं लगता है कि ये एक बड़ी जोर आजमाइश हुई है कूटनीति की। एक तरफ देखिए चाइना वहां पर बैठा हुआ है, रूस दूर से देख रहा है, अमेरिका दूर से देख रहा है, सबकी निगाह अफगानिस्तान पे है। अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो जबरदस्त है, उस पर चीन की निगाह भी है, उस पर अमेरिका की निगाह भी है, उस पर रशिया की निगाह भी है। रशिया को बाहर करने के लिए जो तालिबान और ये सब क्रिएट हुआ, बोमिया वाला मसला बना, अफगानिस्तान का जो तबाही हुआ है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये रहा कि सोवियत रशिया के जो समर्थक लोग थे वो उस वक्त यहाँ पर शासक रहे अफगानिस्तान में। उनके जाने के बाद में अमेरिका चाहता था कि उनका रिमूवल होना चाहिए, वो हो गया। अब रूस भी यहाँ पर काबिज होना चाहता है। चीन ने वो सड़क बना करके और रास्ता बना करके अपने आप में एक रास्ता उन्होंने पैदा कर लिया है, और साथ साथ में अमेरिका हमारे माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है। लेकिन इस बीच में हम जो लाभ ले गए, जो मेरा ख्याल है कि इन तीनों को मात देने का सिलसिला रहा है। जो न हम लोग चाइना पे आश्रित है, न अमेरिका पे आश्रित है, न रूस पे आश्रित है, न सीधे सीधे ये बात सबको कह दी। और चाइना ने या दूसरे जो उनके सहयोगी थे पाकिस्तान के, उस किसी ने भी वहां पर आवाज नहीं उठाई। ये कहना चाहिए कि हमारी कूटनीति की ये खासतौर से विजय रही है, और इसमें नरेंद्र मोदी भाई को साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने खूब खेल रचा। ये कूटनीति का ये खेल जो विदेश नीति में चलना चाहिए, होना चाहिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान पे निगाहें चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, विकसित राष्ट्र हो या चाहे रूस हो, सबकी टिके हुई है निश्चित रूप से वहां के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ग्वादर बंदरगाह को लेकर के वहां जिक्र होता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान अपने संबंध तलाशने की कोशिश नई एक दिशा तलाश रहे हैं उसमें, और हम अगर वहां बात चाबहार की करते हैं जिसपे कई निगाहें हैं अभी ऑलरेडी, और अफगानिस्तान सुर में सुर मिला करके ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कहे कि हम भी विकास के नया आयाम पैदा करेंगे। तो जैसे आपने जिक्र भी किया, ये हो सकता है कि एक हलचल पैदा करने के लिए एक सफिशिएंट मटेरियल था उस वक्त के लिए, चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। निश्चित रूप से ये उनके लिए हलचल पैदा करने के लिए जो उनकी खामोशी बनी रही, तय नहीं कर सके कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए। तत्काल पाकिस्तान की मदद को आना चाहिए, अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट बोल रहे हैं उनको कुछ करना चाहिए, वो दोनों काम नहीं कर सके। यही कूटनीतिक विजय है जो नरेंद्र मोदी को मिली है, और जिसमें कि दोनों की मददगारों के बैठे हुए या उनके वहां पर रहते हुए भी वो कुछ कर नहीं सके, और वो सब कुछ कह गए जो कि वो चाहते थे। जी